अप्रैल 2009 में हुआ था। माँ जो ये एकांकी है, इसमें एक माँ रहती है, उसको दो, हाँ, एक माँ रहती है। उनका नाम रहता है कमला। उनके पति की मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है। जब मनीषी उनकी पुत्री है। जब वो 2 वर्ष की होती है तो उसके पिता की डेथ हो जाती है। जो कमला जो है वो जीवन में विधवा की तरह जीती है और कैसे रो टोक के 2 साल निकालती है। उसके बाद में वो सोचती है कि मैं कहीं जॉब वगैरह करके वो मतलब उसके उनकी जो लड़की है उनको बुरी नजरों वगैरह से बचाने के लिए वो गांव छोड़ने का निर्णय करती है। पर जो मनीषी जो है उसको साथ में लेके जाना सोचती है, लेकिन मनीषी जो है उसके जो बाबा जी है वो कमला को के साथ मनीषी को नहीं जाने देते। फिर कमला उसको छोड़ के खुद चली जाती है। और फिर जो मनीषी जो है वो अपनी माँ से नफरत करने लग जाती है। लेकिन उसे माँ से बढ़कर एक मौसी लगती है जो उनके बगल में रहती है, जो कि उसकी माई रहती है। चलो, वेरी गुड। चलिए, इस बच्ची ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। शायद 8 बच्चे जुड़े हैं और 8 बच्चों ने शायद ही इन्होंने जो बातें बताई इनकी समझ में आ गई होगी। लेकिन जैसे कथा वस्तु का निर्माण पूजा ने कर दिया, सभी के सम्मुख रख दिया, तो एक माँ क्या होती है, माँ की अभिव्यक्ति माँ होने के बाद ही पता चलती है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण हम इसी एकांकिका के माध्यम से लेना चाहेंगे कि जैसे विदित हो गया है आप सभी लोगों को कि हमारी ये जो अम, है, जिसे हम कहना चाहेंगे कि अम, एक ऐसी सर्वसाधारण मध्यम वर्ग के परिवार की एक कहानी के रूप में आत्मसात होने वाली हमारी यह एकांकी तो क्या क्या दर्शाती है। तो एक अब देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे एक परिवार का वातावरण होता है, वो वातावरण कैसे होता है उसे हम आपके सम्मुख रखना चाहेंगे। एक साधारण मध्य वर्ग के परिवार का वो कमरा है, सुविधा के अनुसार जिसे रखा गया है और सजाया भी गया है। सुगढ़ता और सुरुचि उसकी विशेषता है। संपूर्ण नाटक में मनीषी एक प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित दिखाई दी है, इसलिए पलंग पर लेटी हुई है वह। और आसपास डॉक्टर और परिजनों के बैठने और दवा आदि के रखने की व्यवस्था भी की गई है। स्क्रीन शेयर तो हो गई है ना आपको? यस मैम। दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ मैम। ओके, गुड। आप देखते हैं कि एक नायिका के तौर पर मनीषी है और मध्यम वर्ग के परिवार की है। उसका कमरा भी उसी तरीके से सजाया गया है और उसकी विशेषता यह है कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है और वह पलंग पर बैठी हुई है। उसके आसपास में डॉक्टर हैं, उनके परिजन हैं, वहां पर दवा रखने की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, मध्यम वर्ग का परिवार, उसमें एक युवती जो मानसिक रोग से पीड़ित दिखाई दी है, पलंग पर बैठी है, लेटी है और उसके आसपास डॉक्टर है, परिजन है। आपको एटमॉस्फेयर वैसे लग रहा होगा कि हम लोग अब वैसे रूम में चले गए हैं कि जहाँ पर एक लड़की बैठी लेटी हुई है, उसके आसपास में डॉक्टर है, उसके परिजन है, दवा रखने की कोई वहां पर व्यवस्था की गई है और ऊपर से आने जाने की भी व्यवस्था वहां पर बनाई गई है। तो नाटक का आरंभ होने के साथ हमारी मनीषी पलंग पर ही लेटी हुई दिखाई देती है। युवती तो है ही, असुंदर भी नहीं है, मतलब वो सुंदरता से भरी हुई है। विवाह हुए साल भी नहीं बीता पर अभी से वह बड़ी बड़ी आंखें भय से पूरित है, जैसे किसी नानी की कहानी का काल्पनिक राक्षस उसे दबोचने आने वाला हो। मतलब एक ऐसी नायिका के रूप में उभर कर आती है कि युवती तो है लेकिन उसकी आंखें अंदर धसी हुई है, उसकी आंखें भय से पूरित है। जैसे किसी नानी के कहानी का काल्पनिक राक्षस होता हो, उसे दबोचने आने वाला हो और फिर वह डर रही है। तो रह रह कर उसी किसी शापग्रस्त व्यक्ति की तरह वह तड़प उठती है। पास ही उसके एक वयोवृद्ध डॉक्टर बैठे हैं और वह डॉक्टर मस्त हैं, हंसमुख हैं, बात बात में
चुटकी लेने वाला, ऐसे चुटके लगाने की आदत होती कई लोगों को, तो ऐसे चुटकी बीच बीच में लेते रहते हैं। उनके पति बादल कुमार भी हैं, स्वस्थ सुशील तो है ही, समझदार भी लगते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गए आपको सभी को? यस मैम। हाँ, आगे बढ़े। यस मैम। जी मैम। डॉक्टर है, परीक्षा करते हुए, यह भी नहीं, पेट तो बिल्कुल ठीक है, आंखें देखो, एक्शन बाद एकदम चमत्कार, नाक कान सभी साफ सुथरे हैं, जीभ दिखाओ, मुंह खोलो। अब मुंह खोलते हैं तो नहीं, यहाँ सब ठीक है। स्टेथोस्कोप निकालता है, स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टर के पास। अच्छा, अब दिल देख लूं, एक्शन के बाद सांस लो जोर से, और जोर से एकदम बोल उठते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो। क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भई साधो, मनी तुम्हारा दिल तो तूफान मेल की गति से दौड़ रहा है, यानी शिशु के दिल की भांति है, यानी नितांत निश्चल। मतलब देखिएगा, बादल कहता है, यानी डॉक्टर साहब मनी को कोई रोग नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं एकदम नहीं है, वो पूर्ण रूप में स्वस्थ है। क्यों? मैं शुद्ध भाषा बोलता हूं ना। बादल कहता है हृदय की भाषा कभी अशुद्ध नहीं होती डॉक्टर साहब। मतलब देखिएगा कि वह किस प्रकार से उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, और साथ ही में वह उन्हें कहना चाहते हैं कि मैं केवल शुद्ध भाषा बोलता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर की भाषा होती है, डॉक्टर की भाषा दिल की भाषा होती है, और दिल की भाषा माने सच्चाई की भाषा होती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो अंक है, मतलब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं माँ इस एकांकिका को, और माँ एकांकी में डॉक्टर बादल इन दोनों का जो चित्रण है वो हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया है आपको सभी को? यस मैम। किसी को यस कोई सवाल तो नहीं है? किसी को कोई सवाल तो नहीं है? मैम। हाँ, अब चलते हैं आगे। वो क्या कहते देखिएगा डॉक्टर साहब, कहत कबीर सुनो भई साधो, बादल तुमने कही, बादल तुमने कही है मर्म की बात, का काश कि मनीषी इस बात को गांठ में बांध ले। देखो देखो बादल, देखो मनीषी मुस्कुरा रही है, यानी वह हमारी बात समझती है। देखो मनीषी, तुम्हारा रक्त भी ठीक है, रक्तचाप भी ठीक है, हृदय भी ठीक है, और हृदय की गति भी ठीक है। मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। अब देखिए, मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब क्या होता है कि दिमाग में कुछ हड़बड़ी मच रही है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब व्यक्ति इस प्रकार से दिल की हालत अच्छी नहीं होती है, या दिमाग की हालत अच्छी नहीं होती है, और जिस कारण अभी अभी उन्होंने एक वाक्य बताया, जो वाक्य हम फिर से एक बार आपके सम्मुख रखना चाहेंगे कि वो जो युवती वहां पर बैठी हुई है, वह युवती मानसिक रोग से पीड़ित है ना। तो आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, शब्द कहाँ पर डांस कर रहे हैं, आपको आंखों के सामने आ रहे हैं कि वह किस रोग से पीड़ित है। शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार से पीड़ित होता है व्यक्ति। तो किन तरीके से वह पीड़ित है, तो मानसिक रोग से वह पीड़ित दिखाई देती है, जिस कारण उन्होंने कहा कि तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। बादल भयातुर हो जाता है, मतलब डर जाता है। मस्तिष्क में गड़बड़ यानी मनीषी कहते यानी मैं पागल हो रही हूं। डॉक्टर कहता है अभी हो तो नहीं रही, पर हो सकती हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तुम्हारे मस्तिष्क में एक तराजू है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक स्टाइल होती है बोलने की। तो यहाँ पर हर समय हर वक्त आपको रिपीटेशन डॉक्टर के वाक्य में दिखाई दे रहा है। कौन सा रिपीटेशन आ रहा है, कौन से शब्दों का स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट बार बार आ रहा है?
कहत कबीर सुनो भाई साधो। वेरी गुड। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप लोगों को भी याद में रखना है, पूछा जा सकता है आपको। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह वाक्य किस व्यक्ति के मुख से बार बार आता है? तो आपको बादल, मनीषी, डॉक्टर, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर देना होगा आपको बादल। मैम डॉक्टर है। हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर कहता है अभी तो हो नहीं रही पर हो सकती हो। कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, तुम्हारे मस्तिष्क में एक तराजू है। मनीषी चकित हो जाती है, तराजू? बादल कहता है अनबू से, तराजू? कैसे तराजू? डॉक्टर कहता है यही तोलने की तराजू, दो पलड़े वाली। देखे हो क्या आप लोग ऐसे तराजू को कभी? कितने लोग जुड़े हैं? 10। वाओ, नाइस। ऐसे तराजू को देखे क्या? मैम तराजू को तो देखा है। हाँ, देखा है। गुड गुड। दो पलड़े होते हैं उसमें कि चार होते हैं? दो होते हैं मैम, बीच में एक कांटा रहता है। हाँ, क्या बताता है वो कांटा हमें? वजन बताता है। वेरी गुड। और वजन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही है, तोल। तो तो बोलिए बोलिए बोलिए। मैम वो वजन को किसी भी तोलता है वस्तु का ना, तोल कोई भी बताता है। तोलते हैं तो हम। एग्जैक्टली यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं बेटा। आपसे यही जानना चाहते हैं कि जब हम किसी जगह पर, मानते हुए चलेगा आपको 1 किलो एप्पल लेकर लाना है मार्केट से, आपकी मम्मी ने आपको बोला है हमें आई लाइक एप्पल, इसलिए हम आपको एप्पल का एग्जाम्पल देते हैं। ओके, तो हमें आपको यदि एप्पल लेने के लिए बाजार पहुंचा दिया गया तो आप कैसे तोलोगे उसे? ऐसा ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या सेंटर में? मैम सेंटर में तोलेंगे ना, क्योंकि अपने को जितना चाहिए उतना ही दूसरे साइड भी सेंटर, रखा हाँ। जा। वेरी गुड वेरी गुड। सेंटर का मतलब क्या होता है? बीच, मध्यम। उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी से। मैम हम तो आंसर दे रहे हैं, आप उसमें भी क्वेश्चन ढूंढ रहे हो। तो ऐसा ही तो सवाल किया जाता है। देखिए, जब आप किसी जगह पर एप्पल लेने के लिए जाओगे, आपने कहा कि हम सेंटर ढूंढेंगे, तो सेंटर का मतलब होता है बेटा आप उसे बैलेंस करोगे। अंडरस्टैंड? अब बैलेंस कैसे करोगे? यदि एक पलड़ा भारी है तो दूसरा पलड़ा हल्का होगा, लेकिन आप उस व्यक्ति को कहोगे कि नहीं अभी उसमें एक एप्पल और आएगा, डालो उसमें एक एप्पल। जब तक आप उसमें एक एप्पल नहीं डालोगे, मतलब तय है कि वो जो पलड़ा है, वो जो तराजू है, जब तक वो बैलेंस नहीं होगा दोनों तरीके से, न तो हमें लेफ्ट में जाना है ना तो हमें राइट में जाना, ओके, बल्कि हमें पूरी तरीके से सेंटर में रहना। ठीक, बस इसी बात को आपको जागृति ने भी बताया था, आपको याद आ रहा होगा कि उस बच्ची ने आपको बताया था न तो मैं लेफ्ट साइड में जाना है न तो राइट साइड में जाना है। और ऐसी हमारे शरीर की स्थिति होती है। भूल जाइएगा आप एप्पल को, भूल जाइए पल भर के लिए मनीषी को। तो मनीषी की जो आज की हालत हो रही है, वह आज की हालत इम्बैलेंस हो रही है। किस वजह से? बस यही है कि जब वो व्यक्ति ज्यादा सोचता है,
है ना, बहुत ज्यादा सोचता है, और वह उसकी जो सोच है वह भूतकाल की ओर चली जाती है, मतलब वह व्यक्ति सेंसिटिव हो जाता है, तो वह व्यक्ति लेफ्ट साइड हो जाता है। और जब वह व्यक्ति बहुत ज्यादा विचार करता है, फ्यूचर प्लान करता है, अतिरिक्त सब क्रोध करता है, और उसकी अनेकानेक प्रकार की समस्याओं के साथ वो अपने आप को रखना चाहता है, तब वो व्यक्ति फुल्ली राइट साइड हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज जैसे के साथ वह अपने रोगों के साथ वह पलता बढ़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनबैलेंस की जो स्थिति है, वह इनबैलेंस की स्थिति हमारे मनीषी की हो चुकी है। और इस कारण उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि जो तराजू होती है 2 पलड़े वाली, उसके एक पलड़े में बहुत सा बोझा भरा हुआ है और दूसरा बिल्कुल खाली है। इस बात का जो परिणाम हो सकता है वह यह हो रहा है, यानी जो असंतुलन, एक पलड़ा धरती पर पड़ा हुआ है और दूसरा आकाश में लगा हुआ है। शरीर स्वस्थ तो कैसे हो। देखिए आगे शरीर की स्वस्थता की बात जो आपको इसके पूर्व शायद जागृति ने आपको बताई थी। बादल क्या कहते हैं अब देखिए, तो मनुष्य को सोचने की बीमारी है, डॉक्टर कहते हैं केवल सोचने की। और जब आदमी केवल सोचता है तो डर जाता है। डरने पर स्नायु तंतु विचलित हो जाते हैं। स्नायु तंतुओं के विचलित हो जाने पर शरीर कांपता है। शरीर कांपने पर दिल धड़कता है और दिल धड़कने पर पेट में दर्द होने लगता है और पेट में दर्द होने पर भूख बंद हो जाती है। भूख बंद हो गई तो खून नहीं बनता। और फिर कहत कबीर सुनो भाई साधो, रोग ऐसे बरसते हैं जैसे बादल से पानी झमाझम। देखिए इस प्रकार से हमारे डॉक्टर साहब ने जो वास्तविकता थी उस वास्तविकता को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। तो हमें सबसे पहले हमारे सोच पर काबू रखना चाहिए। अब आप कहोगे, आपका सवाल होना चाहिए था कि मैडम सोच पर हम काबू कैसे रखें। क्या हमारे सोचने पर काबू रखने की कोई टैबलेट इस दुनिया में है? नो मैम। नहीं है। फिर आप देखिए इन्होंने तो बता दिया कि सोचने की नहीं है। सोचने के बाद क्या क्या होता है ये भी बता दिया कि बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो जब आदमी सोचता है तो वह डर जाता है। डरने पर उसके जो स्नायु तंत्र होते हैं वह स्नायु तंत्र विचलित हो जाते हैं। स्नायु तंतु के विचलित होने पर मनुष्य का शरीर कांपता है। शरीर कांपता है तो दिल धड़कता है। दिल धड़कता है तो पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होता है तो भूख बंद हो जाती है, हम लोग खा नहीं पाते हैं। भूख बंद हो गई तो खून नहीं बनता, और खून नहीं बनता तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, रोग ही बरसते हैं। और रोग कैसे बरसते हैं? बस जैसे बरसात में वर्षा की जो बारिश होती है झमाझम बरसते, वैसे रोग झमाझम बरसने लग जाते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो। देखिए तो हमारा सवाल आपसे यह था कि सोचने की क्या कोई टैबलेट इस जगत में अवेलेबल है? पूजा ने कहा नहीं। तो कैसे हम अपने आप को सोचने को, जैसे हमारे जो विचार है वह निर्विचार हो जाए, हम सोचे नहीं बल्कि हम ऐसे ही एज इट बैठे रहे बिना सोचे, बिना कुछ डिजायर किए, कैसे हो सकता है? डू यू पॉसिबल दिस सिचुएशन? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है कि हम अपने विचारों को रोक सकें? मैम शायद मेडिटेशन करने से हो सकता है ना। वेरी गुड। केवल मेडिटेशन करने से शायद ये शब्द नहीं होने चाहिए। मेडिटेशन करने से ही हम हमारे विचारों को रोक सकते हैं। विचारों को रोक दिए तब हम जितना सोचते हैं हम उतना सोचते नहीं है। जिस विधि राखो उस विधि रहियो।
यह हमारी स्थिति हो जाती है। और जब हमारी ये स्थिति हो जाती है तो हमारा स्नायु तंत्र विचलित नहीं होता। जब हमारा स्नायु तंत्र हमारे विचलित नहीं होते तो हमारा शरीर नहीं कांपता, हमारा शरीर नहीं कांपता तो हमारा दिल नहीं धड़कता, हमारा दिल नहीं धड़कता तो हमारे पेट में दर्द नहीं होता, और हमारे पेट में दर्द नहीं होता तो हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमारा खून बढ़ता है, और खून बढ़ने से हमें एनर्जी आती है, और वो एनर्जी हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है और हमारे मन को भी स्वस्थ रखती है। इसलिए प्लेटो का कथन है, प्लेटो का सुंदर कथन है। आप लोगों ने शायद प्लेटो को नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें जरूर आप लोग पढ़िएगा। ग्रीक तत्ववेत्ता है प्लेटो, लेकिन प्लेटो ने जो शिक्षा की बात कही, शासन की बात कही, वो अत्यंत मनोरम है, अत्यंत सुंदर है। वह कहना चाहते हैं कि यदि हमारा शासक, हमारा देश कब व्यवस्थित होगा, सुव्यवस्थित होने के लिए हमारा शासक व्यवस्थित होना चाहिए। शासक कब सुव्यवस्थित होगा? जब वहां की शासन प्रणाली व्यवस्थित होगी। शासन प्रणाली कब सुरक्षित होगी? जब वहां के नागरिक अच्छे होंगे। वहां के नागरिक अच्छे कब होंगे? जब वहां की शिक्षा व्यवस्थित होगी। और शिक्षा के मूल आधार स्तंभ उन्होंने 3 माने हुए हैं। एक है मानसिक रीति से, और दूसरा है शारीरिक रीति से, और तीसरा है आध्यात्मिक रीति से। मानसिक रीति से यदि बात करते हैं तो मनुष्य स्वस्थ रखने के लिए क्या करता है? मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करता है? कहीं ऐसा ना हो हम ही बोलते चले जाएं, एक तरफा हो जाए हमारा लेक्चर। क्या करता है मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? मेडिटेशन। नहीं, मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए व्यायाम करता है, व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है ना। और मनुष्य अपने मन को, अपने दिल को तंदुरुस्त करने के लिए संगीत सुनता है। और अध्यात्म हमें मेडिटेशन की मांग करता है, मतलब अपने शरीर को और अपने मन को संतुलित रखने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। तो बेटा इतना ध्यान महत्वपूर्ण होता है कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो ये जो डॉक्टर का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को भी हम फुल स्टॉप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी कार्य करना होगा। मनीषी कहती है आगे, डॉक्टर मौसा आप तो मेरा मजाक उड़ाते हो। डॉक्टर कहता है सच मैं मजाक उड़ाता हूं? तो बहुत सुंदर बात है, तुम मेरा उड़ाओ। हंस पड़ते हैं, अरे यही तो रोग की दवा है, तुमने मजाक उड़ाया नहीं और तराजू के दोनों पल्ले बराबर हुए नहीं। अच्छा बादल, आज से सब दवाइयां बंद, खाने पीने का कोई परहेज नहीं, परहेज है तो बस लेटे रहने का। और हाँ मौसम अच्छा है, छुट्टी लेकर घूमाओ, खेलो कूदो मौज करो, मजाक उड़ाओ और मुझे भी छुट्टी दो, नमस्ते। और वो चल देते हैं। बादल कहता है ठगा सा, नमस्ते साथ चलूं? डॉक्टर कहता है मुड़कर, कौन किसके साथ जाता है बादल, कैसे चलना फिरना जीने के लिए अनिवार्य है। क्यों क्यों कबीर साहब ने यही कहा है ना। और फिर जाते जाते, मतलब डॉक्टर साहब के जो शब्द हैं वो डॉक्टर साहब के शब्द आपके आंखों के सामने आने चाहिए। क्या डॉक्टर साहब के शब्द हैं? क्या है डॉक्टर साहब के शब्द? कहत कबीर सुनो भाई साधे। हाँ, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बादल कहता है डॉक्टर साहब क्या खूब है, कबीर के बिना एक कदम नहीं चल सकते। अच्छा मनी तुम एक बात बताओगी? मनीषी कहती क्या? तुम डॉक्टर साहब की तरह हंस क्यों नहीं सकती, खुश क्यों नहीं रह सकती, नन्हे नादान चिड़िया क्यों बन सकती है? मतलब देखिए वह उन्हें उन सभी चीजों से प्रेरित करना चाहता है बादल मनीषी को।
कि तुम डॉक्टर साहब की तरह क्यों नहीं रहना चाहते? मनीषी कहती है, जी अपना अपना स्वभाव है। बादल कहता है, स्वभाव क्या रोज बदलता है? विवाह के पहले 3 महीने में तुमने क्या नहीं किया? अब देखिए वो क्या कहना चाहते हैं कि वह अंदर की बात जो पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए। वो कहता है कि स्वभाव क्या रोज बदलता है? विवाह के पहले 3 महीनों में तुमने क्या नहीं किया? तुम्हारी वह चहक, तुम्हारी वह मस्ती, तुम्हारा वह भाव, वह सहसा और वह स्वामी, और वह लज्जित हो जाती है। बादल कहता है, नहीं मनी, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मनीषी कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास छिपाने को क्या है, और फिर आपसे छिपाने को? मुझ अनाथ के तो आप ही सब कुछ है। आपको पाकर ही तो मैं हंस सकी थी, और किसी के आने की खटखट। बादल कहता है, एकदम मौसी आ रही है, और उतने में कमला का प्रवेश हो जाता है। एक संयत, गंभीर, प्रौढ़, आंखें प्रेमिल, और मनीषी सहसा संभलती है। बादल उनकी ओर बढ़ता है। कमला कमला कहती, क्यों बादल, क्या बता गए तेरे मौसा? बादल कहता है, बता गए कि मनी बहाना किए पड़ी है। कमला कहती है, चल हट, वह भी आदत से मजबूर है। रात कितना तेज दौरा पड़ा था, बेचारी को पीली पड़ गई है। बादल कहता है, इसलिए मौसा जी कह गए हैं कि बीमारी का बहाना करके मनी घूमना चाहती है। कमला कहती, तो इसमें बुरा क्या है, चले जाओ घूमने, बल्कि तुम्हें तो चले जाना ही चाहिए था। आज छुट्टी है, ले ले। यह क्या, चुप हो गया, बोलता क्यों नहीं रे? अब देखिए वो घूमने जाने के लिए भी जिद कर रही है कमला। एक्चुअल में देखा जाए तो कमला एक ऐसा पर्सन के रूप में दिखाया जाता है कि वह वही औरत है, लेकिन यहाँ पर उसे इस तरीके से दिखाया जाता है कि वह किसी और की मौसी बनकर आ गई है। बात वह कहता है कि तुम आज चले जाओ, आज छुट्टी है। बादल कहता है, मौसी बात यह है, मौसी आजकल काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिल सकती। कमला कहती, छुट्टी नहीं मिल सकती या पैसे? बादल कहते, पैसे, हाँ वह भी समस्या है। बात यह है, कमला कहती है, बात मैं सब जानती हूँ, देख लूंगी, तो छुट्टी लेकर आ। बादल कहता है, मौसी मौसी तुम कितनी अच्छी हो, मतलब मौसी एकमात्र ऐसा सहारा है कि जो हर किसी के अभिव्यक्ति को जानती है, समझती है, उनकी समस्याओं को जानना चाहती है। अरे पर हट, आ ऊपर आ, अभी तक चमाचा बना हुआ है, आ खाना परोसाई हो, खाकर दफ्तर चला जा। और वो चली जाती है। बादल कहता है, अभी आया, एक पल में, देखो मनी। मनीषी के पास वो चला जाता है और मनीषी कहती, मेरे पास आओ। सच कहती है, मुझे कहीं ले चलो, यहीं से दूर, बहुत दूर, जहां मैं हूं, आप हो, और वहां पर कोई न हो, जहां से फिर लौटना ही न हो। मनीषी इच्छा करती है, आकांक्षा रखती है अपने पति से, बादल से, कि मौसी जी ने बिल्कुल सही कहा है, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, जहां पर कोई न हो, जहां कोई और न हो, जहां केवल आप हो और कोई न हो, और जहां से फिर लौटना ही न हो। देखिए यहाँ पर बादल मनीषी दोनों का संवाद चल रहा है, और पेज नंबर 42 हम लोग नेक्स्ट तासिका में 43 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस यस मैम। मैम। हाँ यस ठीक, मैम। ओके। चलिए ये इस पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। 42 नंबर के पेज तक हम लोग आए हुए हैं, 43 नंबर के पेज से हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे कल की तासिका में। घर पर रहें, अच्छे रहे, स्वस्थ रहें, अपने साथ अपने बड़े लोगों का भी ख्याल जरूर रखें, ठीक है? जी मैम। ओके, जी मैम। जी मैम। ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे रहे।